Hello 11th class, I hope you all are doing good. Welcome to my channel Economics Window by Garima Singh. Today we are going to start the chapter number 8 of Microeconomics which deals with the concept of cost. हमें पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्ले करता है क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा कि जब हमारी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनके लिए बनाने के लिए क्या कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट क्या चीज होती है, राइट. सो विल गो बाय द टाइटल इटसेल्फ, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट. सबसे पहले हम कॉस्ट की मीनिंग समझेंगे. कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the producer explicitly or implicitly on all the factors as well as the non-factor input. बच्चों, कॉस्ट क्या है? मतलब जो खर्चा किया है, जो एक्सपेंडिचर किया है, जो एक्सपेंसेस उसको प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर उसको बेयर करने पड़ रहे हैं. ओके, अब चाहे वो एक्सप्लिसिटली करे या इम्प्लिसिटली करे, ओके, और दोनों ही चीज पे हमारे खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, फैक्टर इनपुट्स पे भी और मेरे नॉन फैक्टर इनपुट पे भी. जब मैं बोलती हूँ फैक्टर इनपुट, फैक्टर इनपुट का मतलब होता है जो फैक्टर्स, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बारे में, ओके, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. वेयर एज व्हेन आई टॉक अबाउट द नॉन फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट्स के अंदर मेरे रॉ मटेरियल आएंगे. ओके, फिर मैं बात करती हूँ कॉस्ट के बारे में थोड़ी सी और. हमेशा याद रखना, कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर्ड इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जब मैं बोलती हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इफ यू कुड रिमेंबर फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियोस, जब मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट करवाया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, राइट. एज अ प्रोड्यूसर, as we all know that the resources are limited and as a producer he has to make the best choice. okay, तो हमेशा कॉस्ट किस में मेजर की जाएगी? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर. हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था दो न्यू वर्ड, वेदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, राइट. तो आप सोच रहे होंगे ये दोनों का मतलब क्या है? लेट्स डिकोड दैट. जब मैं बोलती हूँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब वो वाले खर्चा जो प्रोड्यूसर किसी भी इनपुट को खरीदने या उसको हायर करने के लिए एक्सपेंसेस करेगा, दैट मीन्स वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. ओके, इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग और परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट, राइट. सेकेंड पॉइंट सेज इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट दैट अ फर्म मेक्स टू द अदर फॉर द परचेज ऑफ द इनपुट. मतलब इन कैश जाके खर्चा किया, पेमेंट करनी पड़ेगी उन इनपुट को परचेज करने के लिए या हायर करने के लिए. दैट इज नोन एज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट. जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं मैं यहां, जब हम किसी वर्कर को हायर करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ओके, एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं लेबर लगाती हूं अपनी फैक्ट्री में तो वो लेबर मेरे लिए फ्री में काम करेंगी? आंसर इज नो. दे विल वर्क ऑन द वेजेस दैट एज अ प्रोड्यूसर आई विल बी प्रोवाइडिंग देम, राइट. फिर अनदर एग्जाम्पल हियर इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल. अब मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई है तो मैं प्रोडक्शन करूंगी, इलेक्ट्रिसिटी तो यूज होगी, फ्री में तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं, तो बिल, तो मैं उस बिल को पेमेंट इन कैश कर रही हूं ना. सो ऑल ऑफ दिस विल बी नोन एज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट. वो वाले खर्चे एज अ प्रोड्यूसर जिनको मुझे यूज करने के लिए एक कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट. आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द इम्प्लिसिट कॉस्ट. जब मैं बोलती हूँ इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये वो वाली कॉस्ट है जो एज ए प्रोड्यूसर को बेयर नहीं करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि वो खुद से अपनी सेल्फ ओन इनपुट यूज कर रहा है, वो बाजार जाके खरीद नहीं रहा है उन इनपुट्स को. और जब मैं इसकी मेजरमेंट की बात करूंगी, इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इनपुट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एज ए प्रोड्यूसर मैं देखती हूं कि मुझे एक बिल्डिंग चाहिए अपने ऑफिस बनाने के लिए, ओके, लेकिन मेरे पास वो बिल्डिंग पहले से ही है, मेरी जमीन थी, मैंने उधर अपना ऑफिस खोल लिया, राइट. सो मैं अपनी ही सेल्फ ओन चीजों को यूज कर रही हूं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज नोन एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब एक छोटी सी लाइन में मैं इसको सम अप करूंगी. एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जब प्रोड्यूसर मार्केट जाके चीजें खरीदेगा, ओके. इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब वो खुद की ही चीजें यूज करेगा, ओके. एक एग्जाम्पल यहां देती हूं. प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर मैंने कुछ चीज प्रोड्यूस करनी थी अपनी फैक्ट्री में, तो मुझे लेबर की जरूरत थी, मैंने जाके लेबर हायर की, ओके.
अनदर एग्जाम्पल इम्प्लिसिट कॉस्ट के लिए, अगर मैं लेबर बाहर से हायर ना करूं और मैं खुद ही काम करने लग जाऊं, दैट विल बी माई इम्प्लिसिट कॉस्ट। या फिर मैं अपनी फैमिली मेंबर्स से हेल्प मांगू कि आप भी मुझे हेल्प कर दो फ्री में, दैट विल बी माई इम्प्लिसिट कॉस्ट। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ explicit and implicit cost is clear to you all. Next we have the concept of selling cost. You guys need to go by the literal meaning. Selling मतलब जब सेल होंगी और गुड्स या कमोडिटीज को सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस प्रोड्यूसर को उठाने पड़ेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज सेलिंग कॉस्ट, राइट? सो सेलिंग कॉस्ट refers to the expenditure incurred by the producer to promote the sale of the commodity. For example, expenses made on the ads, right? As a producer, I have posted a picture here to depict the example of the selling cost. Suppose Sam has a shop of donuts. Okay, वो donut factory से donut लेके आता है $1 में, whereas तब वो अपनी शॉप पे लाके आगे बेचता है, उसको $2 के अंदर सेल करता है, right? अब इस शॉप को पॉपुलराइज करने के लिए सैम ने कुछ एड भी की होंगी, ओके, थोड़े से उसने अपने इनपुट भी डाले हैं ना उस चीज को फेमस करने के लिए, ताकि लोग आके उससे डोनट्स खरीदें। और ये जो फाइनल प्राइस उसने $2 रखा है, वो कैसे रखा है कि अपनी सारी चीजों को अपना सम अप करके, ताकि उसका प्राइस इस सेलिंग कॉस्ट में निकल जाए, राइट? सो सेलिंग कॉस्ट क्या है? वो वाले एक्सपेंडिचर दैट द प्रोड्यूसर हैज टू इनकर इन ऑर्डर टू प्रमोट द सेल ऑफ द कमोडिटी। आई होप दिस इज क्लियर। Then we have the next concept of the production cost. Production cost क्या होगा? Go by the name itself. जो खर्चा उसको वो चीज को प्रोड्यूस करने में लगेगी, right? So the expenditure incurred by the producer explicitly और implicitly. Explicitly का क्या मतलब था? जब वो मार्केट में जाके हायर या परचेज करता है या कैश में पेमेंट करता है। Implicitly मतलब जो वो सेल्फ ओन रिसोर्सेज को यूज करता है, right? So expenditure incurred by the producer both explicitly or implicitly on the input for the producing a given level of the output, right? So ये क्या होगा? Production cost. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ दिया है टी शर्ट का, जैसे टी शर्ट का एग्जाम्पल में तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या लगी? टी शर्ट को बनाने में, उसके ऊपर प्रिंट करने में, फिर उसको पैकेजिंग करने में, आयरन करने में, तो फाइनली वो टी शर्ट मार्केट में आएगी तो उसका प्राइस जैसे कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से $5 हो रहा है, ओके? सो ये फाइनल प्राइस पे बेची जाएगी, ओके? नेक्स्ट वी हैव द केस ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। बच्चों एक बात याद रखनी है हमेशा, जो टोटल कॉस्ट है हमारी, उसके अंदर हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, तब जाके टोटल कॉस्ट बनेगी। जब मैं बात करती हूँ शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन इफ यू कुड रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, शॉर्ट रन क्या है भाई? कम टाइम, थोड़ा समय, विच इज जनरली एन ईयर और लेस देन एन ईयर, ओके? सो इट रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। शॉर्ट रन में हमारे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं, राइट? जब हम अपने फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, दैट विल बी नोन एज द फिक्स्ड कॉस्ट, whereas when the producer is making expenditure on the variable cost, or sorry, variable factor, that will be termed as variable cost. I hope this is clear. And when I have to talk about the total cost, भी टोटल खर्चा कितना हुआ, कितना कॉस्ट लगा उसको, तो इट विल बी समड अप एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बाय नाउ यू जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूला कि टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर तब सम अप कर देते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिलती है, ओके? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों टर्म्स है क्या? Coming to the number 1, fixed cost. Fixed cost क्या है? मतलब वो खर्चा होगा ही होगा, नो मैटर कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई मशीन हायर की है, अपनी फैक्ट्री के अंदर मैंने कोई मशीन लगाई हुई है, राइट? अब चाहे मैं उससे प्रोडक्शन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मशीन तो है मेरे पास, मेंटेनेंस चार्जेस तो लगेंगे ना, तो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ माई फिक्स्ड
cost, right? Let me read it out. Fixed cost is related to the use of the fixed factors. It is also called as the supplementary cost, the overhead cost and the indirect cost. अगर आपको एग्जाम में ये तीनों टर्म्स में से कोई भी टर्म दिखाई देती है, डू नॉट गेट कंफ्यूज. फिक्स कॉस्ट के अदर नेम्स क्या है? सप्लीमेंट्री कॉस्ट, overhead cost and indirect cost. Okay. Another important point here is the cost does not change with the change in output. मैंने भी आपको बताया ये तो फिक्स्ड है, खर्चा हो चुका है. नो मैटर अब वो उसको यूज कर रहे हो तुम आउटपुट प्रोड्यूस करने में कि नहीं, खर्चा तो लगेगा, कॉस्ट तो लगेगी. दिस इज व्हाट द थर्ड पॉइंट इज सेइंग कि कॉस्ट चेंज नहीं होगी आउटपुट के साथ. अब वो जो जैसे मैंने मशीन लगाई है, अब उससे मैं ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करूं या कम चीजें प्रोड्यूस करूं, मेरी कॉस्ट तो फिक्स है, राइट? एंड फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड इवन व्हेन द आउटपुट इज जीरो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिक्स कॉस्ट हमारी तब भी लगती है तब कुछ भी, चाहे जीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोड्यूसर. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट की जब मैं बात करती हूं, क्या क्या चीजें आती हैं फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर? नंबर 1 इज एक्सपेंडिचर ऑन द प्लांट एंड द मशीनरी. जब कोई भी प्लांट साइज, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी फर्म लगती है तो प्लांट साइज तो देखते हैं हम, और कौन कौन सी मशीनरी हमने इंस्टॉल की है, राइट? एक्सपेंडिचर ऑन द लैंड एंड द बिल्डिंग, द लाइसेंस फी, द वेजेस एंड द सैलरीज ऑफ द परमानेंट स्टाफ. So these come under the fixed cost कि ये तो प्रोड्यूसर को कॉस्ट बेयर करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे वो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है, राइट? फर्दर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट, आई हैव एन इलस्ट्रेशन हियर. सपोज दिस इज अ मशीन. एज अ प्रोड्यूसर आई हैव इंस्टॉल्ड दिस मशीन एट माई फैक्ट्री, राइट? सो मशीन को मैंने इंस्टॉल किया, तो यहाँ मशीन क्या है? मशीन इज द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि मुझे तो चाहिए ही चाहिए मशीन, राइट? और हम अज्यूम करते हैं कि ये जो मशीन है इट मेक्स 6 कारपेट्स पर डे. 6 कारपेट बनाती है एक दिन में, और कॉस्ट ऑफ हायरिंग द मशीन इज 500 पर डे. जब मैंने मशीन लगाई, अगर मैं टोटल अमाउंट को डिवाइड करती हूँ इसके यूसेज के हिसाब से कि कितना हो रहा है, तो मेरे को निकल के आता कि 500 रुपये प्रतिदिन मेरे को मशीन का पड़ रहा है. ओके, सो अब यहां देखना है कि अगर मेरी यूनिट ऑफ आउटपुट 0 है लेकिन मेरी फिक्स कॉस्ट फिर भी मेरे को 10 रुपये पड़ेगी. क्यों? क्योंकि चाहे मैंने क्या बताया, फिक्स कॉस्ट तो रहेगी ही रहेगी, चाहे उससे आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं या नहीं होते हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई माय कर्व फॉर द TFC इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है. और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज यू कुड सी कि जो फिक्स कॉस्ट का कर्व है इट इज स्टार्टिंग समवेयर फ्रॉम हियर. 0 से नहीं स्टार्ट होता है. क्यों? क्योंकि 0 आउटपुट पे भी प्रोड्यूसर को कुछ ना कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि उसने जो मशीन लगाई है, नो मैटर उससे आउटपुट प्रोड्यूस हो या ना हो, उसको उस मशीन का खर्चा उठाना ही पड़ेगा. फिक्स कॉस्ट का एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देती हूँ. अभी लॉकडाउन में सब चीजें बंद हो गई थी, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनकी सैलरी नहीं बंद हुई. गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, दो दी एम्प्लॉयज वर एट होम, उनको सैलरी मिली है, राइट? सो वो फिक्स कॉस्ट के अंदर रहेंगे कि ये वाला तो जैसे गवर्नमेंट को परमानेंट एम्प्लॉयज को पे करना पड़ा, नो मैटर कि दे वर वर्किंग एट दैट टाइम और नॉट, राइट? सो ये फिक्स कॉस्ट के एग्जाम्पल है. ऐसे ही जब मैं प्रोड्यूसर की बात करती हूँ, प्रोड्यूसर ने क्योंकि मशीन लगाई है, मशीन का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा, चाहे वो उसको यूज करता है या नहीं करता. यही रीजन है कि मेरा जो TFC जो कर्व है दैट इज हॉरिजॉन्टल इन शेप. और क्योंकि ये 0 आउटपुट पे भी हमें वो कॉस्ट उठानी पड़ती है, इसलिए कर्व हमारे ऊपर से शुरू होता है और नीचे 0 से नहीं स्टार्ट होता. आई होप दिस इज क्लियर. Then we have the important points that every one of you should keep in mind regarding the TFC curve, total fixed cost curve. Number 1 here is fixed cost does not change with the increase or decrease in output. मैंने भी आपको बताया फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहेंगी, फिक्स हो गई हैं.
अब आउटपुट इंक्रीज हो डिक्रीज हो हमें कोई मतलब नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो बेयर करनी ही करनी पड़ती है, नो मैटर इफ इवन इफ द आउटपुट इज जीरो। और यही रीजन है मेरा TFC का कर्व इज हॉरिजॉन्टल इन शेप। सेकेंड पॉइंट हियर इज फिक्स कॉस्ट आर कांस्टेंट, हमारा कांस्टेंट रहेंगी, ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती है। अगर इंक्रीज और डिक्रीज होती तो हमारा कर्व एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ओके, एंड लास्टली फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड इवन व्हेन द आउटपुट इज जीरो, अगर मेरा आउटपुट जीरो है तब भी मुझे ये फिक्स कॉस्ट एज ए प्रोड्यूसर बेयर करनी पड़ेंगी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ switching on to the second important component which is the variable cost. Variable जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये वाली जो कॉस्ट है वो चेंज होती रहेंगी, राइट? तभी तो इसका नाम वेरिएबल है। So if I have to define the variable cost, I will define it as it refers to the cost incurred by the producer on the use of variable factors of the production. वेरिएबल फैक्टर्स जितने होंगे उनको यूज करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी दैट विल बी टर्म्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। इट चेंजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अगर मेरे आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, कम प्रोड्यूस हो रहा है कम वेरिएबल कॉस्ट, राइट? एंड व्हेन द आउटपुट कॉस्ट आर जीरो दीज कॉस्ट आर ऑल्सो जीरो। वेरिएबल है, आउटपुट के साथ चलेगा। अगर आउटपुट इंक्रीज होगी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, डिक्रीज होगी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, और अगर आउटपुट जीरो होगी तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। सो दीज कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइम कॉस्ट और द डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये अनदर नेम है इसके, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। वेरिएबल कॉस्ट के अदर नेम क्या है, प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। अब आप सोच रहे होंगे वेरिएबल फैक्टर के अंदर क्यों कौन कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट है जो हम कंसिडर करते होंगे, राइट? So the principal component of the variable cost are the cost of raw material, right? जितना मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करना है उतना मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगी। सपोज मुझे 10 मीटर चाहिए 2 शर्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? 10 मीटर ऑफ क्लॉथ। अगर मैं 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कर देती हूं तो मेरे पास 4 शर्ट्स आएंगी। तो जैसे मेरे रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा वैसे मेरा आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी इंक्रीज हो रही है, राइट? सेकेंड इज वेजेस ऑफ द कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर वो है जो परमानेंटली एम्प्लॉयड नहीं है, जिनको टाइमली प्रोड्यूसर एम्प्लॉय करेगा अकॉर्डिंग टू द वर्क। थर्ड इज एक्सपेंसेस ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक मशीन चलती है, क्या क्या चीजें एज अ प्रोड्यूसर वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगी। एंड लास्टली इज द वियर एंड टियर एक्सपेंसेस। मशीन को यूज कर रहे हैं तो क्या पता मशीन खराब भी हो जाए, उसकी रिपेयरिंग भी करवानी पड़े, राइट? सो ऑल ऑफ दिस कम अंडर द वेरिएबल कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा होगा, राइट? सो माय एक्स एक्सिस शोज द आउटपुट एंड द वाई एक्सिस शोज द वेरिएबल कॉस्ट, और जो मेरा TVC है इट इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। आप देख रहे हो ना, ऊपर की साइड जा रहा है और फिर ये कर्व बनता है which shows that it increases with the increase in output and vice versa, कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा मेरा कर्व भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो मेरा कर्व भी डिक्रीज होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ गाइस, कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, listen to them very carefully. Number 1 point says variable cost increases with increase in output. आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। सेकेंड सेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन आउटपुट। अगर मेरा आउटपुट डिक्रीज होता है तो मेरे वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। एंड लास्टली जब मेरा आउटपुट जीरो है इट मीन्स मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है, और यही रीजन है कि मेरा कर्व इस शेप का है और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सिस, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होता है टचिंग द एक्सिस, राइट? क्यों? क्योंकि अगर आउटपुट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है। उसके बाद हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले 2 बेसिक प्रिंसिपल आते हैं, 2 फेजेस हैं हमारे इस कर्व में। जब आप देख पा रहे होगे कि पहले ये इंक्रीज करता है और फिर सडनली ये थोड़ा डिमिनिशिंग रेट में जाता है। So guys, that was it for today's video. Stay tuned. In my next video, I'll be sharing the concept of total cost, the marginal cost and the average cost. So thank you for watching Economics Window by Garima Singh.
And if you like this video, then do not hesitate to press in that thumbs up icon. And also guys, if you are new to my channel, make sure you subscribe it so that you have the notification whenever the related concept is posted on the channel. Thank you for watching.